नमस्कार। और इस विशेष सत्र में स्वागत है जहां हम भारत की जीवन रेखाओं यानी यहाँ की प्रमुख नदियों की दुनिया में उतर रहे हैं। आज हमारे सामने जो जानकारी है वो असल में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं और ये खास तौर पर हिमालय से निकलने वाली नदियों पर ही केंद्रित है। तो हमारा इरादा है कि भाई इस जानकारी से सबसे ज़रूरी और दिलचस्प बातें निकाली जाएं ताकि हिमालय की जो विशाल नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उनकी एक साफ तस्वीर बन सके। बिल्कुल। और ये नदियां, जैसा आपने कहा, सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं। ये तो भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इतिहास को गढ़ने वाली ताकतें हैं। तो चलिए इस जानकारी के आधार पर इनकी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो जानकारी की शुरुआत होती है भारतीय नदियों के वर्गीकरण से। इन्हें किस आधार पर बांटा गया है? अच्छा, मुख्य रूप से इनके उद्गम स्थल, मतलब जहां से ये निकलती हैं, उसके आधार पर दो बड़े वर्ग बनाए गए हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। ये वर्गीकरण, आप समझिए, उनके स्वभाव को समझने की पहली सीढ़ी है। अच्छा, और इन दोनों तरह की नदियों में क्या खास अंतर है जिन पर ध्यान देना जरूरी है? मुझे लगता है स्रोत में 3 मुख्य अंतर बताए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये अंतर काफी महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। पहला तो, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, उद्गम स्थल। हिमालयी नदियां ऊंचे पहाड़ों पर जमे बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती हैं जी। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वो मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण भारत के पठार या फिर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती हैं। वहां ग्लेशियर नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब उनके पानी के स्रोत और बहाव में भी फर्क होगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल। यही दूसरा बड़ा अंतर है, पानी के बहाव का स्वभाव। हिमालयी नदियां 12मासी हैं, मतलब उनमें साल भर पानी रहता है। साल भर? हाँ, क्योंकि गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, तब पानी आता है। और फिर मानसून में बारिश से भी तो पानी लगातार मिलता रहता है। ओके। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां ज्यादातर मौसमी होती हैं। उनका बहना मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर करता है, इसलिए गर्मियों में अक्सर उनका पानी काफी कम हो जाता है या कुछ तो सूख भी जाती हैं। अच्छा, और तीसरा अंतर उनके रास्ते से जुड़ा है, और वो अपने साथ क्या लाती हैं उससे? हाँ, तीसरा अहम अंतर उनके रास्ते और उनके काम से जुड़ा है। बिल्कुल। हिमालयी नदियां पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक एक बहुत लंबा सफर तय करती हैं, और इस लंबे रास्ते में वो पहाड़ों को काटती हैं, चट्टानों को तोड़ती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में बारीक मिट्टी और कण, जिसे हम गाद या सिल्ट कहते हैं या अवसाद कहते हैं, वो बहा कर लाती हैं। अच्छा, गाद? हाँ, और यही वो उपजाऊ गाद है जिसने करोड़ों सालों में उत्तर भारत की ये विशाल मैदान बनाए हैं, जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और उपजाऊ इलाकों में से एक हैं। अरे जा, तो ये मैदान इन नदियों की ही देन है। और प्रायद्वीपीय नदियां, उनका क्या? प्रायद्वीपीय नदियों का रास्ता अगर आप देखें तो तुलना में छोटा होता है, और वे ज्यादातर कठोर चट्टानी जमीन से गुजरती हैं जहां कटाव थोड़ा कम होता है। इसलिए वे हिमालयी नदियों की तुलना में काफी कम गाद लाती हैं। उनके रास्ते भी ज्यादातर निश्चित होते हैं, सीधे होते हैं। हाँ। तो ये अंतर हमें समझाते हैं कि क्यों उत्तर भारत में इतने चौड़े मैदान और बड़े डेल्टा हैं, जबकि दक्षिण में हमें घाटियां और पठार ज्यादा दिखते हैं। हाँ, ये वर्गीकरण तो काफी स्पष्ट हो गया। चलिए अब सीधे हिमालयी नदियों पर आते हैं। जानकारी में सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र का जिक्र है। इसका उद्गम कहाँ बताया गया है? जानकारी के मुताबिक इसका उद्गम तिब्बत में है, पवित्र कैलाश पर्वत श्रृंखला में। वहां बोखारचू नाम का एक ग्लेशियर है, उसके पास से। ये वाकई एक बहुत ऊंचाई वाला और कहना चाहिए दुर्गम इलाका है। और भारत में? भारत में ये लद्दाख क्षेत्र से प्रवेश करती है, और यहाँ ये पहाड़ों के बीच एक गहरी संकरी घाटी बनाती है, जिसे गॉर्ज कहते हैं। बहुत शानदार दृश्य होता है वो। स्रोत में एक शब्द है पंचनद, इसका जिक्र आता है। ये क्या है और इसका क्या महत्व है? हाँ, पंचनद ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और स्रोत में भी इस पर जोर दिया गया है। ये असल में सिंधु की 5 खास सहायक नदियां हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन 5 के लिए इस्तेमाल होने वाला एक सामूहिक नाम है पंचनद। अच्छा, 5 नदियां? जी, और ये 5 नदियां मिलकर अपना पानी पाकिस्तान में मिठानकोट नाम की जगह के पास सिंधु नदी में डालती हैं। ओह, अच्छा, तो पंचनद मतलब 5 नदियां। बिल्कुल। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि पंजाब, हाँ, पंजाब का नाम पंज प्लस आब यानी 5 पानी या 5 नदियों की धरती इन्हीं नदियों के कारण पड़ा है। अरे वाह।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे नदियां क्षेत्रों को नाम और पहचान देती हैं। सिंधु प्रणाली से जुड़ी एक और अहम बात जिसका जिक्र है 1960 का सिंधु जल समझौता। जी, ये क्या था और ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर हुआ एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता है। अच्छा। और इसे विश्व बैंक की मदद से उनकी मध्यस्थता में तय किया गया था। जानकारी के मुताबिक इसके तहत जो पूर्वी हिस्से की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, उनके पानी के इस्तेमाल का लगभग पूरा हक भारत को मिला। हाँ। जबकि जो पश्चिमी हिस्से की 3 नदियां हैं, सिंधु, चिनाब, झेलम, उनके पानी का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। ये तो वाकई काफी अहम बात है, खासकर 2 पड़ोसी देशों के लिए। हाँ, और ये समझौता आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे नदियां, खासकर वो जो सीमा पार बहती हैं, वो 2 देशों के बीच सहयोग का आधार बन सकती हैं, लेकिन साथ ही कभी-कभी तनाव का कारण भी। ये साझा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की जटिलता और उसके कूटनीतिक महत्व को दिखाता है। बिल्कुल। सिंधु के बाद जानकारी हमें भारत की शायद सबसे पवित्र और जानी-मानी नदी गंगा की ओर ले जाती है। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है कि गंगा का उद्गम सीधे गंगा नाम से नहीं होता। क्या ये सही है? ये जानकारी बिल्कुल सही है, और अक्सर लोगों को इस बारे में पूरी स्पष्टता नहीं होती। स्रोत साफ बताता है कि असल में जिसे हम गंगा कहते हैं, वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख नाम की जगह से भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। अच्छा, भागीरथी के रूप में? हाँ, भागीरथी। तो फिर ये गंगा कब और कहाँ बन जाती है? जब भागीरथी नदी आगे बहकर देवप्रयाग नाम की जगह पर पहुंचती है, तब वहां उसका संगम एक और बड़ी महत्वपूर्ण नदी अलकनंदा से होता है। अलकनंदा? हाँ, और इन दोनों शक्तिशाली धाराओं के मिलने के बाद ही इनकी जो मिलीजुली धारा है, वो गंगा कहलाती है। अच्छा, देवप्रयाग में? जी, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग उन 5 पवित्र संगमों यानी पंच प्रयागों में से एक है, जिनका हिंदू धर्म में बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो ये संगम सिर्फ नदियों का नहीं, बल्कि आस्था का भी संगम है। समझ गए। गंगा का तंत्र तो बहुत फैला हुआ लगता है। इसकी सहायक नदियों के बारे में क्या खास जानकारी दी गई है? स्रोत में बाएं और दाएं तट की सहायक नदियों का अलग-अलग जिक्र है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, स्रोत इन्हें समझने में आसानी के लिए अलग-अलग बताता है। ये बस दिशा के हिसाब से। अगर आप नदी के बहने की दिशा में देखें, तो जो नदियां बाईं ओर से आकर मिलती हैं, वो बाएं तट की सहायक नदियां हो गई। ओके। ये मुख्य रूप से हिमालय से निकलती हैं और अपने साथ खूब सारा पानी और गाद लाती हैं। इनमें जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा प्रमुख हैं। कोसी नदी का नाम तो सुना है, बाढ़ के लिए काफी हाँ, कोसी नदी तो अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती है, जिसे बिहार का शोक भी कहते थे। ये दिखाता है कि ये नदियां जीवन देने के साथ साथ कितनी शक्तिशाली भी हो सकती हैं। सही का। और दाएं तट की सहायक नदियां, ये कहाँ से आती हैं? दाएं तट की सहायक नदियां वो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण की ऊंची जमीनों से निकलकर गंगा में मिलती हैं। इनमें सबसे प्रमुख और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। यमुना? हाँ, इसके अलावा सोन और पुनपुन भी दाएं किनारे की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ये वर्गीकरण हमें गंगा के विशाल बेसिन को, मतलब उसके पूरे जलग्रहण क्षेत्र को समझने में मदद करता है कि कैसे अलग अलग दिशाओं से पानी आकर एक बड़ी नदी को बनाता है। आपने यमुना का जिक्र किया, जो खुद एक बहुत बड़ी नदी है। इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? बिल्कुल, यमुना का अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान है, और जानकारी के अनुसार ये उत्तराखंड में बंदरपूछ नाम की पहाड़ी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री से? हाँ, ये काफी दूरी तक गंगा के लगभग समानांतर बहती है, पैरेलल चलती है, और फिर प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, वहां गंगा से मिल जाती है। हाँ, संगम। जी, संगम। और इस संगम का भी भारत में बहुत ज्यादा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। और यमुना की भी अपनी सहायक नदियां हैं, स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। यमुना का अपना एक पूरा उपतंत्र है, कह सकते हैं। चंबल, सिंध, बेतवा और केन जैसी नदियां ये मध्य भारत के मालवा पठार और विंध्य पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती हैं। अच्छा, मध्य भारत से? हाँ, तो ये नदियां मध्य भारत के एक बड़े हिस्से का पानी यमुना तक लाती हैं, और फिर यमुना के जरिए वो पानी गंगा तक पहुंचता है। चंबल नदी तो अपने बिहड़ों और घड़ियालों के लिए भी काफी जानी जाती है। हाँ, सुना है। ये तो वाकई एक जटिल और बहुत फैला हुआ जाल है नदियों का। अब बात करते हैं उस नदी की जिसके कई नाम हैं,
ब्रह्मपुत्र, इसका उद्गम कहाँ बताया गया स्रोत में? इसका उद्गम भी तिब्बत में ही है, कैलाश पर्वत श्रेणी के पास मानसरोवर झील के नजदीक। वहां चेमा युंगडुंग नाम का ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। चेमा युंगडुंग? हाँ, चेमा युंगडुंग। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिंधु और सतलुज नदियों के उद्गम स्थल के काफी करीब है। सोचिए, एक ही इलाके से 3 इतनी बड़ी नदियां अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। कमाल है। और इसके इतने सारे नाम क्यों हैं? ये वाकई में काफी रोचक लगता है। हाँ, ये नदी अपनी लंबी यात्रा में कई नामों से जानी जाती है, और ये इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को भी दिखाता है। तिब्बत में जहां इसका ज्यादातर हिस्सा बहता है, इसे सांगपो कहते हैं। सांगपो? हाँ, और स्रोत बताता है कि तिब्बती भाषा में इसका मतलब है शोधक या पवित्र करने वाली। द प्यूरिफायर? हाँ। अच्छा, द प्यूरिफायर। जी। और भारत में प्रवेश करने पर क्या नाम होता है? जब यह एक बहुत तेज मोड़ लेकर नामचा बरवा पर्वत के पास एक गहरी गॉर्ज मतलब घाटी बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है, तो वहां इसे दिहांग या सियांग कहते हैं। दिहांग? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे नदी का चरित्र और नाम दोनों इलाके के साथ बदल जाते हैं। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, है ना? बिल्कुल। जब ये दिहांग नदी असम की चौड़ी सपाट घाटी में उतरती है और इसमें दिबांग और लोहित जैसी बड़ी सहायक नदियां मिल जाती हैं, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। यानी ब्रह्मा का पुत्र। हाँ, ब्रह्मा का पुत्र। और असम में ये एक विशाल बहुत चौड़ी नदी बन जाती है, जिसमें अक्सर बाढ़ भी आती है, बहुत ज्यादा पानी होता है इसमें। इसी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी है, स्रोत में इसका भी जिक्र है। हाँ, माजुली द्वीप। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक बीच में स्थित है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप माना जाता है। बसा हुआ मतलब लोग रहते हैं वहाँ? हाँ, अच्छी खासी आबादी है वहाँ। और इसे भारत का पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है। ये सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं है, बल्कि असम की जो वैष्णव संस्कृति है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र भी है। माजुली का होना ही ब्रह्मपुत्र की विशालता और उसके द्वारा हर साल लाई जाने वाली भारी मात्रा में गाद का जीता जागता सबूत है। क्या अद्भुत बात है। और जब ये नदी बांग्लादेश में जाती है तब क्या होता है? इसका भी जिक्र है जानकारी में? हाँ, जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में दाखिल होती है, इसका नाम एक बार फिर बदल जाता है। वहां इसे जमुना कहते हैं। ध्यान रहे, ये भारत वाली यमुना नहीं, जमुना। जमुना, ओके। हाँ, और आगे जाकर ये गंगा नदी, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, उससे मिलती है। ओह, 2 इतनी विशाल नदियों का संगम। हाँ, और इन दोनों शक्तिशाली नदियों की जो मिली हुई धारा है वो कुछ दूर तक पद्मा ही कहलाती है। फिर इसमें एक और नदी मेघना आकर मिलती है, और अंत में ये विशाल जलराशि मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मेघना? जी। और ये संगम क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है, जो अपने मैंग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इस सारी चर्चा से कुछ मुख्य बातें जो उभर कर सामने आईं और जिन्हें याद रखना चाहिए। जानकारी के अनुसार भारत में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी गंगा है। लंबाई करीब 2525 किलोमीटर बताई गई है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और दूसरा ये कि गंगा सीधे गंगोत्री से गंगा बनकर नहीं निकलती, बल्कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है। ये याद रखना जरूरी है। सही। हमने ये भी समझा कि सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज को एक साथ पंचनद कहा जाता है, और इसी से पंजाब का नाम जुड़ा है। बिल्कुल। और ब्रह्मपुत्र नदी जो पानी की मात्रा के हिसाब से बहुत विशाल है, उसे तिब्बत में सांगपो यानी शोधक के नाम से जाना जाता है, और उसके कई नाम उसकी यात्रा की कहानी कहते हैं। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस जटिल विषय को थोड़ा आसान बनाते हैं। तो ये थी हिमालयी नदी प्रणालियों पर हमारी आज की केंद्रित चर्चा, जो हमें मिली जानकारी पर आधारित थी। हमने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के उद्गम, उनके रास्तों, खास सहायक नदियों और कुछ अनोखी बातों जैसे पंचनद, पंचप्रयाग, माजुली द्वीप और उनके बदलते नामों को समझने की कोशिश की। हाँ, और स्रोत सामग्री में प्रायद्वीपीय नदियों का भी जिक्र है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। वो अपने आप में एक अलग और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। शायद किसी और दिन उस पर बात हो। लेकिन आज की चर्चा से ये तो साफ है कि हिमालय से निकलने वाली ये नदियां सिर्फ पानी और गाद लाने वाले रास्ते भर नहीं हैं।
ये प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही हैं, व्यापार और संस्कृति के रास्ते बनी हैं, और सबसे बढ़कर भारत के विशाल उत्तरी मैदानों को जीवन देने वाली धमनियां हैं। बिल्कुल। और अब जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां कई देशों की सीमाओं को पार करती हैं। हमने सिंधु जल समझौते का उदाहरण भी देखा कि कैसे पानी के बंटवारे पर देशों के बीच समझौते होते हैं। तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक साझा प्राकृतिक खजाना जैसे नदी का पानी वो पड़ोसी देशों के बीच सहयोग का, निर्भरता का और कभी-कभी तनाव का कारण भी बन सकता है। अब इस पर विचार करें कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन और पानी की बढ़ती जरूरतें इन साझा जल संसाधनों के प्रबंधन को कैसे और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा।